हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th। ओके, सो अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, बहुत सारे तो नहीं बट जो भी टॉपिक्स हमारे टेक्स्ट बुक में है या एनसीईआरटी में है वो लगभग हमने कवर किए अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था स्टाइकोमेट्री। उसके पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट के बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब हम इसके आगे का मतलब इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टाइकोमेट्रिक। ओके, सो टॉक अबाउट द स्टाइकोमेट्रिक स्टाइकियोमेट्री। ओके, सो दिस वर्ड स्टाइकोमेट्री, ये वर्ड किस लिए आया है एक्चुअली टू काउंट इसका। ओके, इस वर्ड को अगर हम इस वर्ड का मीनिंग हम समझते हैं तो स्टाइकियोमेट्री इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मतलब ये स्टाइकियो और मेट्री ऐसे दो वर्ड मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, स्टाइकियो एंड मेट्री। व्हाट इज मीन बाय स्टाइकियो? स्टाइकियो का मतलब होता है एलिमेंट, या स्टाइकियो का मतलब होता है एलिमेंट। इट इज डिनोटिंग द एलिमेंट कि जितने भी सब्सटेंस होंगे या एलिमेंट होंगे उनको डिनोट करने के लिए स्टाइकियो वर्ड यूज किया गया है। और मेट्री जनरली हम जहां पर भी मीटर इस तरीके का मतलब यूज करते हैं वर्ड, वो मेजरमेंट के लिए किया जाता है। कहाँ पे करते हैं हम लोग? मेजरमेंट के लिए हम मीटर वर्ड यूज करते हैं। ओडोमीटर, लाइक स्पीडोमीटर, मीटर मतलब जहाँ पे हम रीडिंग लेते हैं ना, तो मीटर यहाँ पर वर्ड इज फॉर मेजरमेंट। तो ये एलिमेंट के मेजरमेंट के लिए हमें दिया गया है। डू अंडरस्टैंड कि स्टाइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पूरा एलिमेंट या फिर सब्सटेंस के मेजरमेंट के लिए दिया गया है। अब मेजरमेंट किसका करने वाले हम लोग, है ना? अब एलिमेंट का मेजरमेंट करना है तो जब हमने मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ लिया, मोल कॉन्सेप्ट में ही हमने कैलकुलेशंस किए थे कि हाउ टू काउंट द सब्सटेंस। एक्चुअली हमने जब बेस यूनिट्स की बात की थी, 7 बेस यूनिट, उसमें 7th यूनिट कौन सा था? मोल। व्हाट इज द मोल? किसका यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम फिर से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। एलिमेंट का मेजरमेंट मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मेजरमेंट। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था? वहां पर जब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या जब हम मोल की बात करते हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपाउंड, पर्टिकुलर एलिमेंट या एटम की बात करते हैं। याद रखना किसकी बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 1 मोल, जस्ट विल टॉक रिवाइज वंस अगेन। मोल के बारे में एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम स्टाइकोमेट्री को इजीली समझ सके। सबसे पहला मैं 1 मोल के बारे में बात करता हूं। जब भी मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, सपोज मैं बोलता हूं 1 मोल ऑफ CO2, तो मैं एक सब्सटेंस का मोल बोलूंगा। किसका मोल बोलूंगा मैं? एक सब्सटेंस का मोल बोलूंगा, किसी रिएक्शन की बात नहीं कर रहा मैं। तो 1 मोल ऑफ CO2 को अगर मुझे मास में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे 1 मोल CO2 को मास में कन्वर्ट करना है तो ये क्या होगा? मोलर मास ऑफ CO2। क्या होगा ये? मोलर मास ऑफ CO2। अब बच्चों मोलर मास ऑफ CO2 कैसे निकालते हैं हम लोग? मोलर मास ऑफ CO2 इसमें हम निकालते हैं कार्बन का मास प्लस 2 ऑक्सीजन, इसलिए 2 इंटू ऑक्सीजन का मास। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कार्बन का मास कितना होता है? 12। इट इज फ्रॉम द एटॉमिक मासेस। आपने एटॉमिक मासेस पढ़ा है, आप लोगों को पता है व्हाट इज एटॉमिक मास। तो कार्बन का मास है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16। बात समझ में आ रही है? सो 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम। अब ये हम ग्राम्स में ले रहे हैं क्योंकि हम लोग जो क्वांटिटी में मेजर करने वाले हैं दैट इज इन ग्राम, वो ग्राम में रहेगा। तो मास को हमें कन्वर्ट करना आता है। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। 1 मोल ऑफ, सपोज आई एम हैविंग 1 मोल ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज है मेरे पास में। 1 मोल ग्लूकोज है। 1 मोल ग्लूकोज का मतलब फिर से क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। क्या होगा? ये भी मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ C6H12O6 मतलब 6 इंटू कार्बन प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है यहाँ तक के? कोई परेशानी यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? कार्बन का मास कितना होता है? 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। सो इट इज अराउंड आई थिंक 180 आता है, 180 ग्राम। ठीक है, यू कैन सॉल्व, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। 180 ग्राम आएगा टोटल। मतलब अगर हम मास में कन्वर्ट करते हैं तो वी कैन कन्वर्ट मोल्स इनटू मास। मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई डिफिकल्टी इसमें? इसके बाद हमने बात की थी कि इस मोल को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ इट इज एट STP और NTP। अगर वो STP पे है या NTP पे। तो STP और NTP का मतलब चलो डिस्कस करते हैं। एट STP और NTP
1 मोल इज इक्वल्स टू 22.7 लीटर और 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। सबसे पहले एसटीपी का मतलब समझो। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड मतलब एट टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 बार। प्रेशर इज 1 बार, 1 बार इज द यूनिट फॉर प्रेशर। अलग अलग यूनिट में प्रेशर आप मेजर करते हैं, फिजिक्स में आप पढ़ोगे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। देन एनटीपी मतलब अगेन सेम थिंग बट इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। प्रेशर सेम है, बस टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हम अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर मानते हैं। तो अगर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो कोई भी आइडियल गैस, सी दिस लॉ इज फॉर आइडियल गैस नॉट फॉर ऑल, सिर्फ आइडियल गैस के लिए होता है। अब आप बोलोगे सर आइडियल गैस क्या होता है, क्वेश्चन आएगा कि आइडियल गैस क्या होता है। तो अबाउट आइडियल गैस वी विल डिस्कस इन द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर नाम से आगे चैप्टर आएगा, 3rd 4th चैप्टर है, तो उसमें हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ आइडियल गैस की, कि आइडियल गैस कौन से लॉ बिहेव करता है या कौन से लॉ फॉलो करता है। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आइडियल गैस क्या है, फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल मतलब 22.4 लीटर होगा या फिर 1 मोल मतलब 22.7 लीटर होगा, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। मोस्टली हम एनटीपी, अगर क्वेश्चन में एनटीपी दिया है तो 22.4 लो, एसटीपी दिया है तो 22.7 लो। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर आप कोई भी लिखो, दोनों लगभग सेम ही वैल्यू, तो उतना कोई डिफरेंस नहीं आता है। बात समझ में आ रही है इतना। तो अगेन इट इज फॉर आइडियल गैस, लेकिन हमारे सिंप्लिसिटी के लिए हम सब पर उसको अप्लाई करने वाले, मतलब कार्बन हो, ग्लूकोज हो, सभी के ऊपर हम अप्लाई करने वाले हैं। क्यों? हमारे सिंप्लिसिटी के लिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, मतलब वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है तो डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो हम लोग बोलेंगे चलो यहाँ पर 1 मोल CO2 है, तो 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होगा। चलो फ्रेंड से एट एनटीपी की बात करता हूँ मैं, एनटीपी की, तो वॉल्यूम कितना आएगा एट एनटीपी, इट इज 22.4 लीटर। तो 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब 22.4 लीटर ऑफ CO2। क्या बात समझ में आ रही है? 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब होगा 22.4 लीटर CO2। अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एट एनटीपी, इट इज अगेन 22.4 लीटर ऑफ C6H12O6। बात समझ में आ रही है इतनी, कोई डिफिकल्टी? सिर्फ मास में कन्वर्शन आपको समझ में आना चाहिए, वॉल्यूम्स में कन्वर्शन समझ में आना चाहिए। एसटीपी रहता तो 22.7 लेते, बस डिफरेंस इतना था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। अब चलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 मोल CO2 है तो मेरे पास 44 ग्राम CO2 है। कितने ग्राम CO2 है? 44 ग्राम CO2। और CO2 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड CO2 मतलब, CO2 किससे बना होगा? CO2 मॉलिक्यूल से बना होगा। किससे बना होगा? मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वन सब्सटेंस, है ना। अलग अलग कैसे? कार्बन का एक एटम रहेगा, देखो ये कार्बन है, और एक ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास में? 2 ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, ये एक पूरा कंबाइन करके CO2 बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसको हम बोलेंगे CO2 मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? CO2 मॉलिक्यूल। तो अब ये 44 ग्राम CO2 है, तो इसमें कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं? क्वेश्चन आता है कि इस 44 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो फिर ये हमें कैलकुलेशन करके बताया एवोगैड्रो ने, और हमने ये सॉल्व भी किया था। मतलब आपको याद होगा कि इन व्हाट इज द मोल, जब एक्चुअल मोल की डेफिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से ही आती है। मोल की डेफिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से ही आती है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या था उसका डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच 12 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12, दैट इज कॉल्ड एज मोल, 1 मोल। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? अब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स रहेंगे? दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर 1 मोल इट इज Na पार्टिकल्स, Na मॉलिक्यूल्स। अब ये कंपाउंड है इसलिए मॉलिक्यूल आएंगे, अगर एटम होता, एलिमेंट होता तो एटम्स आते। तो यहाँ पर पार्टिकल्स कितने होते हैं? Na की वैल्यू अब वापस याद करते हैं। Na की वैल्यू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतना पार्ट क्लियर है? कोई डिफिकल्टी इसमें? सबसे पहला मोल को मास में हमने बताया कि क्या होता है, मोल को वॉल्यूम में बताया, अब मोल को मॉलिक्यूल्स में बताया। तो 1 मोल CO2 रहेगा तो भी इतना ही पार्टिकल, 1 मोल ग्लूकोज है तो भी इतना पार्टिकल। समझ में आ रहा है? पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे। 1 मोल बोला है मतलब इतना ही पार्टिकल रहेगा, मास चेंज होगा। देखो मास इज डिफरेंट, CO2 का मास 44, ग्लूकोज का 180, लेकिन पार्टिकल्स कितने हैं? सेम है। क्लियर है? इसके बाद और सो मास में हो गया, वॉल्यूम में हो गया, पार्टिकल्स में हो गया।
इट्स ओके, इतना ही पॉइंट है हमारे पास में, मतलब मोल्स का कन्वर्शन मास में, मोल्स का कन्वर्शन वॉल्यूम में, मोल्स का कन्वर्शन पार्टिकल्स में। क्लियर है, कोई डिफिकल्टी इसमें? अब हम इसी पॉइंट को, अब देखो ये सब हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में। कहाँ पे पढ़ा था? मोल कॉन्सेप्ट में। लेकिन यहाँ पर हमने कोई केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं की। यही चीज़ अगर मैंने कोई केमिकल रिएक्शन में लगा दिया, जैसे कि मेरे पास कोई है रिएक्शन H2 + O2 गिव्स H2, मैं यहाँ पे करूँगा इसको 2 और इसको 2 कर दूंगा, हो गया बैलेंस। इस रिएक्शन पे मुझे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो कैसे मैं इस पे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ, क्या यूज़ करूँगा? तो वो कंडीशन को समझने के लिए हमारे पास आता है स्टाइकोमेट्री। समझ में आया? तो स्टाइकोमेट्री के बारे में हम इसके बाद समझते हैं। पहले इतना नोट कर लो आप जल्दी से, इसको फटाक से नोट कर लो जल्दी से। ओके, सो विल टॉक अबाउट द स्टाइकोमेट्री। फाइनली मोल कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, कुछ भी डाउट नहीं है अभी मोल कॉन्सेप्ट में। अब हम चलते हैं स्टाइकोमेट्री। जैसे कि मैंने कहा था केमिकल रिएक्शंस पर हम अटैक करने वाले हैं स्टाइकोमेट्री लेकर। तो केमिकल रिएक्शंस पर अटैक करना है तो एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, कोई भी बेसिक सी केमिकल रिएक्शन चलो पकड़ते हैं। बिकॉज आपके टेक्स्ट में या आपके सिलेबस से रिलेटेड कंबशन रिएक्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो एक कंबशन रिएक्शन से ही स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ जाए कि किस तरीके से हम रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले बैलेंसिंग जब हम सीख रहे थे, बैलेंसिंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंबशन रिएक्शन मतलब होता क्या है। कंबशन रिएक्शन मतलब किसी भी सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। कंबशन या बर्निंग मतलब किसी चीज़ को जलाना, पेपर ले लिया उसको जला दिया, वो एक कंबशन प्रोसेस है या बर्निंग प्रोसेस है। लेकिन वो चीज़ जल रही है तो हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन। बट केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वो जो पेपर था, पेपर मतलब कार्बन था, वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ और सब्सटेंस बना रहा है। तो क्या बनाता है देखते चलो। एक बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक अल्केन से लेके, आपको पता है अल्केन मतलब क्या होता है, 10th में पढ़ा था आप लोगों ने। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल की मेरे पास मीथेन है CH4 को मैंने रिएक्ट किया, मतलब बर्न किया, जला दिया इसको। CH4 को मैंने जला दिया। कलच देते, ओके। सो विल टेक सम बिगर वन, हाँ C2H6, आई विल टेक C2H6। चलो हमारे पास C2H6 है। C2H6 मतलब ये अल्केन नहीं है, अब ये है हमारा अल्कीन। CnH2SN मतलब अल्कीन होता है, इसका नाम है इथीन, इसका नाम है इथीन। इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब जला रहे हैं इसको। हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। तो जलाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। व्हेनेवर एनी सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अब ये कार्बन कंपाउंड है, कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, अब यहाँ पर हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी पानी, दिन में क्या ब्लू है, पानी पानी है ना, या सो इट्स वाटर, ब्लू है पानी पानी। नाउ विल बैलेंस इट। सबसे पहला स्टाइकोमेट्री का रूल है, हमें बैलेंस करना होता है। इसको बैलेंस करना सबसे मस्ट है। जब तक हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर या हमारा स्टाइकोमेट्री सही नहीं रहेगा। तो बैलेंस जब हम करते हैं इसमें, देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन, तो यहाँ पर भी मुझे 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। 2 कार्बन कंप्लीट हो गए। देन हाइड्रोजन है यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 ही है, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा 3। अब हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस है। नाउ वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 2 4, 3 × 1 3, तो 3 + 4 7। तो मुझे यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 7/2 यूज करना पड़ेगा। 2 2 कैंसिल होकर 7 हो जाएगा। बट मैंने आपको लास्ट टाइम बैलेंसिंग में बताया था कि ऐसे हम बैलेंस नहीं कर सकते, तो उसको पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 6। क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस है? इज इट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन? राइट, ओके। अब देखो हम जब इस तरीके से बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को या कोई भी केमिकल इक्वेशन को, उसका मतलब क्या होता है? ये जो नंबर्स मुझे मिले 2 7 4 6, ये क्या है? व्हाट इज दिस वन? तो इनको हम कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं हम इसको? स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब वर्ड थोड़ा सा बड़ा है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब आपने मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ा है, तो उसमें जो भी वेरिएबल के सामने जो नंबर होता है उसको आप लोग कोएफिशिएंट बोलते हो, है ना। 2x है तो 2 को कोएफिशिएंट बोलते हो, x को वेरिएबल बोलते हो, ऐसा कुछ चलता था, है ना। तो यहाँ पर भी हमारे जो रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, उनके सामने जो नंबर लिखा है उसको हम स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। जैसे कि इथीन के सामने
इथीन के सामने हमारे पास में 2 है, तो मैं यहाँ पर इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देता हूँ, ये थोड़ा सामने आ गया, बट इसका है इथीन का 2 है, ऑक्सीजन का 7 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 4 है, वाटर का 6 है। क्या बात समझ में आ रही है? कोई डिफिकल्टी इसमें? अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको पता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये है हमारा कैलकुलेशन मतलब स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि इन नंबर से इस रिएक्शन की हम सारी के सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस रिएक्शन में हमें क्या कैलकुलेशन करना है, आप जो चाहे वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों? सबसे पहला कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये हमें क्या बताता है? पहला, सबसे पहला ये हमें बताता है मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, ये हमें बताता है कि कितने मोल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या बताता है? कि कितने मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितना नंबर है, जैसे कि 2 लिखा है तो 2 मोल्स इथीन हो जाएगा, 2 मोल्स इथीन। बात समझ में आ रही है? 7 लिखा है यहाँ पर तो 7 मोल्स ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई? यहाँ पर कितना होगा? 4 मोल्स CO2, यहाँ पर 6 मोल्स वाटर। ठीक है, मतलब अब देखो मोल्स पता है आपको, मोल्स पता है। अगर इनमें से आपको एक का एग्जांपल दिया है, किसी का भी आपको बोला है कि आई एम हैविंग, सपोज मैं रिएक्शन करना चाहता हूँ, मैंने लैब में गया, मैंने इथीन ले ली, और इथीन का मेरे पास एक नोन क्वांटिटी है, मतलब मेरे पास इथीन है सपोज 25 मोल्स, सपोज मेरे पास है, चलो 2 के मल्टीपल में ले लेते हैं, 50 मोल्स है मेरे पास में। ठीक है, मेरे पास है 50 मोल्स इथीन, मैंने 50 मोल्स इथीन सिलेंडर लिया, उसमें 50 मोल्स लिखा था, एक 50 मोल्स वाला इथीन का सिलेंडर था। तो अभी जो मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो मैं एटमॉस्फेयर से लेने वाला हूँ, क्या मैं उसको चम्मच से निकाल के लूँगा? क्या आप पेपर जलाते तो देखते कितना ऑक्सीजन डाल के रिएक्ट हो रहा है पेपर? जलाते अगर आप पेपर तो आप देखते ऑक्सीजन 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, देखते नहीं देखते। तो वैसे ही मैं इथीन को बंद कर रहा हूँ, तो कोई मुझे देखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मैं क्या करूँगा उसमें से, जैसे कि हम घर पे गैस ऑन करते हैं, मतलब LPG गैस ऑन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो क्या आप वहाँ पे काउंट करते हैं कितना गैस मतलब कितना ऑक्सीजन जल रहा है? नहीं काउंट कर सकते ना हम उसको, मतलब कर सकते हैं, कैसे काउंट करेंगे अब वही हम देखते हैं कि कैसे काउंट करने वाले हैं। तो हमारे पास है 50 मोल्स का इथीन, ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से ले रहे थे, ये हमको पता नहीं है, तो मैंने बोला कि कितना, अब कोई आ गया बड़ा पर्सन, अब इतना केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हो, अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, इतना होशियार बन रहे हो आप लोग, तो जरा बताओ कितना ऑक्सीजन है, जरा बताओ ऑक्सीजन कितना है। तो फिर आप बोले हम भी अभिषेक सर के स्टूडेंट हैं, हम तो बता के रहेंगे, है ना, बता के रहेंगे। तो क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पर, हम क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे x, क्या ले लेंगे हम इसको? x ले लेंगे x, इसको हम जो ये हुआ हमारा क्वेश्चन वैल्यू, ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन वैल्यू, क्वेश्चन वैल्यू को हम स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन वैल्यू हो गई 50 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 7। समझ गया? ये हो जाएगा 2 25 जा 7, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू हमको डायरेक्टली मिल जाएगी। कितनी आएगी x की वैल्यू? 175 मोल्स। वेरी गुड। तो इसका मतलब अभिषेक सर पढ़ाते हैं अच्छे से, ठीक है। सो समझ में आ गया इतना कैसे ले रहे हैं हम लोग, ये बात समझ में आई। पहला पॉइंट समझ में आया कि अगर हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उससे हम मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स क्लियरली हमें समझ में आएंगे। अब मैंने तो ये बता दिया कि ऑक्सीजन कितना लग रहा है, ये आपने कैलकुलेट करके निकाला। अगर मैं बोलता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हुआ होगा, बताओ तो ज़रा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो मैं इसको ले लूँगा y, इसको ले लूँगा y, क्या ले लूँगा, क्या ले लूँगा y। फिर से क्वेश्चन वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू, हमारा नोन क्या है, ये नोन है हमारे लिए, तो यही इसके साथ इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? जो नोन होता है उसके साथ रेशियो लेते हैं। तो 50 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू y बाय 4, ये हो गया 25, y इज इक्वल्स टू 100 मोल्स आएगा। समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी इसमें? चलते हैं H2 के पास में। H2 के साथ भी वैसा ही होगा कि अब बोलेंगे कि पानी कितना बनता है, चलो बताओ, जितना तो बता दिया आपने, अब इतना बता दो कि पानी कितना निकलता है यहाँ से। तो व्हाट यू विल टेक Z, फिर से 50 डिवाइड बाय 2, 50 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू Z डिवाइड बाय 6, दैट इज 25। आंसर इज Z इज इक्वल टू कितना आएगा 150। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? सो मोल, हाउ टू फाइंड आउट मोल्स बाय यूजिंग स्टोइकियोमेट्री इज क्लियर। कोई डिफिकल्टी इसमें? तो जल्दी से नोट करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। ओके,
सो फर्स्ट हमने देख लिया स्टोइकियोमेट्री से हम लोग पता कर सकते हैं मोल्स कितने हैं, मतलब कितने मोल्स रिएक्ट होंगे, कितने मोल्स प्रोडक्ट में मिलेंगे, दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री। यही है हमारा एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन देखा या फर्स्ट मतलब देखा कि बाय यूजिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम मोल्स के कैलकुलेशन कर सकते हैं इन द किसमें, रिएक्शन, किसमें कर सकते हैं, रिएक्शंस में। सेकेंड, अब जैसे कि अब मोल्स का रिलेशन ही हमारा है कि मोल्स को हम मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही वी कैन डू सेम फॉर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर आपको पता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है। चलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे पता होगा, देखो कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो ओके मैंने इसको इथीन बोल दिया था, सॉरी इट इज इथेन, रिमेंबर दिस वन इज इथेन, क्योंकि इसका फॉर्मूला आता है C2H2 इंटू 2 प्लस 2 है ना, CnH2SN प्लस 2, तो दिस इज अल्केन, इथेन आ रहा है। नाउ गलती से मैंने इथीन बोल दिया था क्योंकि मैंने इसको C3 कंसिडर कर लिया था। चलो पार्टिकल्स यहाँ पर कितने, दो, जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उतने ही पार्टिकल्स आएंगे, जैसे कि 2 लिखा है यहाँ पर, 2 है फॉर इथेन, सो 2 पार्टिकल्स ऑफ इथेन, 2 पार्टिकल्स ऑफ इथेन। ये अगर हम जनरल वर्ड में बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के 7 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 4 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन इफ आई टॉक अबाउट वाटर, तो 6 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या रहेगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एक्चुअली 6 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। पार्टिकल की जगह पर हम वहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सभी जगह मैं मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल, सब जगह मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ जनरल टर्म में, ये जनरल टर्म में। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आपको ठीक है, यही एक्चुअली यही हमारा मेन थिंग रहेगा। अब क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है, सेम जैसे कि इसमें से आपको कोई भी चीज़ दी हो सकती है, इसमें से, इन चारों में से। अब ये मैंने एक रिएक्शन, एक एग्जांपल बताया, आप कोई भी दुनिया की रिएक्शन उठाकर ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं ये रिएक्शन बता रहा हूँ तो आप दूसरी रिएक्शन नहीं कर सकते, ये रूल सभी रिएक्शंस में एप्लीकेबल है, देखो ठीक है। देन अब देखो पार्टिकल्स की बात चल रही है, हमें पता है कि ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू की इथेन के 2 पार्टिकल रहने वाले, ऑक्सीजन के 7, कार्बन डाइऑक्साइड के 4, वाटर के 6। कहाँ से निकाला हमने ये पार्टिकल्स वाला, कहाँ से निकाला, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ से मिले हमको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इतना समझना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको पता है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है तो पहला देखा मोल्स पता है, और दूसरा अब हमको नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मैंने बोला कि मेरे पास अगर 70 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन है, मुझे बताओ कि ये कितना है, ये कितना है, एंड दिस मच, हाउ मच दिस इज प्रोडक्ट, और हाउ मच पार्टिकल्स ऑफ इथेन इज रिक्वायर्ड, कितना इथेन लगेगा। तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू। क्वेश्चन क्या है, ए डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 70 डिवाइड बाय 7, ये हो जाएगा 10, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 20 मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो एक ही बात है, क्योंकि कार्बन इथेन किससे बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा। इथेन इज अ कंपाउंड। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी b डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू नोन क्या है, ये नोन है 70 डिवाइड बाय 7 क्या हो जाएगा 10, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस। बात समझ में आ रही है, कोई डिफिकल्टीज में। नेक्स्ट वन, अगर वाटर की बात करते हैं हम लोग, तो वाटर में क्या होगा, C डिवाइड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू 6 है, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू हमारे पास नोन वैल्यू यही है 70 डिवाइड बाय 7, तो 6C इज 60 मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से आप लोग मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई डिफिकल्टी, क्योंकि क्या हो रहा है, हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से हमको कोई एक चीज़, मतलब ये गिवन था, देखो ये क्वेश्चन में मिला होगा। अभी आप बोल रहे हो कि ये कहाँ से आया, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। बात समझ में आ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम ये सब कर क्यों रहे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अरे यार ये मतलब क्या चल क्या रहा है, रिएक्शन पता है, ये तो हमको आता है, कर क्यों रहे। सी यार, अब ये सब हमको नोन है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कुछ रिएक्शंस में मतलब देखो इतना तो हमको नोन होना ही चाहिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो नोन होना चाहिए।
उसके बाद हमारे लैब में कुछ क्वांटिटीज होती है, जैसे कि अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक कुछ लिटरेचर होता है जिसको हम देख देख कर करते हैं कि इसमें लिखा होता है कि 5 ग्राम इतना लेना है, 2 ग्राम इतना लेना है, मतलब जैसे कि उसमें लिखा होगा इथेन मुझे 100 मॉलिक्यूल्स लेना है, ऑक्सीजन इतना मॉलिक्यूल्स लेना है। लेकिन आप गए लैब में और वहाँ पे कंटेनर खोल के देखा, उसमें तो कंटेनर आधा खाली है, आधा ही है, तो फिर आप बोलोगे कि अब पेपर में तो लिखा है 100 मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो मेरे पास तो 100 नहीं है, मेरे पास 70 है, तो क्या मैं रिएक्शन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमें स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन आता है, पेपर में 100 का दिया था लेकिन हमारे पास 70 है, तो मैं 70 के कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है, पहले नहीं आता था तो नहीं कर सकते थे। सिंपल एग्जांपल, मतलब रिएक्शंस मतलब क्या होता है, किचन में हम कोई खाना बनाते हैं, सब्जी वब्जी बना रहे कुछ, तो एकदम एग्जैक्टली हम यूट्यूब में कोई इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि इतना इतना चाहिए मुझे, मतलब ये मसाला 10 ग्राम 5 ग्राम, तो हमारे घर में अगर वो नहीं है या कम क्वांटिटी है तो क्या हम वो सब्जी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, बट विल ट्राई टू मेक इट डिफरेंट वे, थोड़ा सा अलग करेंगे, बट उसके सिमिलर ही आना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, बट अगर हमारे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है तो फिर हम क्या क्या कैलकुलेशंस करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई इतना? या फिर कुछ अननोन रिएक्शंस होती है, उसमें हम किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए भी स्टोइकोमेट्री काम आता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल्स हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, अब वॉल्यूम और मास बचा है, ठीक है। तो इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम मास एंड वॉल्यूम की बात करते हैं। ओके, सो स्टोइकोमेट्रिक से मोल कैलकुलेशन, पार्टिकल कैलकुलेशन, नाउ विल टॉक अबाउट द मास कैलकुलेशन। मास कैलकुलेशन कैसे करेंगे अब बच्चों? हमें पता है कि मोल्स को हम मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, है ना, अभी बताया था मैंने आपको। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं, या हमें मास भी पता चल सकता है। स्टैंडर्ड मास हमें लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे हम स्टैंडर्ड मास? अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर है वो मोल्स डिनोट करते हैं, तो इथेन के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं? 2 मोल्स, तो 2 मोल्स ऑफ इथेन है, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 मोल्स ऑफ इथेन, तो इसका हम मास लेते हैं तो 2 इंटू मास ऑफ इथेन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इथेन का मास, सॉरी C2H6 है, इथेन का मास कितना आएगा? 2 इंटू 12 इंटू 2 इंटू कार्बन प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन, इस तरीके से हम निकालेंगे इसको। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू कार्बन का मास होता है 12 प्लस 6 इंटू 1, तो 2 इंटू 24 प्लस 6 होगा कि नहीं होगा? तो 2 इंटू 30 60 आएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? वैसे ही अगर मैं ऑक्सीजन का निकालता हूँ 7 इंटू O2 आएगा, 7 इंटू ऑक्सीजन का होता है, सॉरी 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 7 कितना आएगा? 2 to 4 होगा, करेक्ट है आंसर? सही है, ओके चलो 2 to 4 ग्राम। देन CO2, तो 4 इंटू 1 कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन। सी हियर, आप जब भी आपको आता है मोलर मास निकालना, फिर भी आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि कभी कभी गलती हो सकती है, स्टार्टिंग है इसलिए आप इस तरीके से सॉल्व करो, प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 16, सो 12 प्लस 2 इंटू 16 32, तो 4 इंटू ये आएगा 44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? हाँ 176 ग्राम। क्लियर है? वाटर, सी यार जो हमारे मासेस आ रहे हैं उसको थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखेंगे कि इथेन का 60 ग्राम लग रहा है, ऑक्सीजन का 224 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 176 ग्राम बन रहा है, इट इज फॉर्मिंग, प्रोडक्ट है वो। देन वाटर, कितना है वाटर? 6 इंटू 2 इंटू H प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 6 इंटू 18 कितना आएगा? 6 इंटू 18 कितना रहता है? हाँ 108 ग्राम। चलो ये हुए हमारे पास में स्टैंडर्ड मासेस। ये क्या हुआ हमारे पास में? स्टैंडर्ड मासेस, जो कि मैं ज़्यादातर सी आपको क्वेश्चन मासेस के ऊपर पूछा जाएगा। जो मैंने पार्टिकल्स बताया उसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, मतलब एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड या आपके बुक में पार्टिकल्स पे क्वेश्चन बहुत कम है, मैक्सिमम मास पे क्वेश्चन आएगा। तो मास हमारा स्टैंडर्ड, चलो मैं यहाँ पर ब्लू पेन से लिख देता हूँ, इसका मास हमारा 60 ग्राम, सॉरी ब्लू पेन से लिखना था, ब्लैक आ गया, 60 ग्राम। यहाँ पर आया 224 ग्राम, कैसे निकाला है उसके नीचे लिखा हुआ है। देन 176 ग्राम, यहाँ पर आ रहा है 108 ग्राम। क्लियर है? इज इट ओके? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? अब इनमें से देखो ये हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड मासेस दिए हुए हैं।
बट सेम सिचुएशन कि मैं गया लैब में और मेरे पास लैब में 60 ग्राम इथेन नहीं है, मेरे पास सिर्फ 30 ग्राम इथेन है, मेरे पास सिर्फ 30 ग्राम इथेन है, मतलब क्वेश्चन वैल्यू कितना हो गया 30 ग्राम इथेन। तो फिर बाकी वैल्यू x y z क्या आप निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? 30 डिवाइड बाय 60, 2 आ जाएगा, मतलब हमारा फैक्टर क्या हो गया 2, इसको 2 से मतलब 1/2 हो गया, सॉरी 1/2 डिवाइड बाय 2 हो गया। तो यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू कितना आएगी? इसका हाफ आएगा 112 ग्राम, बात समझ में आई? इसका भी हाफ आएगा, दैट इज 88 ग्राम, और इसका हाफ आएगा 54। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इसका नहीं आएगा तो आप रेशियो मेथड से करो, दिस क्वेश्चन वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। समझ में आया? मास में कोई कंफ्यूजन है? इसके बाद लास्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम पर भी ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी हम समझेंगे इसको। ओके, सो मोल्स डन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डन, मास डन। फाइनली हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, है ना? हमारे पास तो नंबर दिए हुए हैं, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अब देखो नॉर्मली जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, अब ये देखो ये गैसेस है सभी के सभी, तो गैसेस वी टॉक इन द नॉर्मली वी टॉक इन द लीटर, मतलब उनको लीटर्स में लेते हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स को हम लीटर में मतलब वॉल्यूम के टर्म में लेते हैं, मास वगैरह हम नहीं लेते गैस का, या सो मीटर क्यूब में लेते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ठीक है, या मोस्टली मीटर क्यूब में ही लेते हैं अगर हम लैब में इसको परफॉर्म करें, क्योंकि गैस सिलेंडर में होता है ना। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का रिलेशन कैसे आएगा? सेम रिलेशन जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही रिलेशन फॉलो करना है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रिलेशन है वही फॉलो करना है। तो बस आपको एक चीज़ याद रखना है, अभी मैंने जैसे बताया था कि एट NTP एंड STP इट इज़ 1 मोल इज कितना होता है 22.4 लीटर एंड 1 मोल इज 22.7 लीटर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको कंडीशन दी होगी कि ये सारे के सारे सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे हो, क्योंकि हमने कौन सा लॉ देखा था? एक लॉ देखा था हमने, गेल-ल्यूसेक्स लॉ देखा था, याद है? याद आ रहा है? हाँ, सो उसने क्या बताया था? ऑल द गैसेस मस्ट बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, देन गैसेस विल रिएक्ट इन द सिंपल होल नंबर रेशियो, ऐसा कुछ था। तो ये इन सब का जो रेशियो है सब सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन की बात चल रही है, ठीक है। सो वॉल्यूम का हमारा फैक्टर, अगर मैं सिर्फ फैक्टर की बात करूँ कि कौन से फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फैक्टर हमारे सेम रहेंगे। इसका फैक्टर 2 रहने वाला है, इसका फैक्टर 7, इसका 4, इसका 6, फैक्टर हमारे सेम ही रहने वाले। बात समझो, मैंने क्या बोला? फैक्टर, मैंने वॉल्यूम नहीं बोला है, मैंने क्या बोला? फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही रहने वाला है जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में अगर आपको दिया है कि मेरे पास ऑक्सीजन है 35 लीटर्स, हाउ मच ethane in volume is required, how much CO2 is produced and how much water is produced, वॉल्यूम निकालने बोला कि मेरे पास 35 लीटर ऑक्सीजन है, तो मुझे कितना इथेन बर्न करना पड़ेगा, साथ में कितना इथेन लगने वाला है, और उसकी वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और उसकी वजह से कितना वाटर प्रोड्यूस होने वाला है इन वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट विल डू, सेम यहाँ पर 35 लीटर बोला है, कितना लीटर बोला है? 35 लीटर, और हमारा कन्वर्शन फैक्टर क्या है? 2:7 है ना कन्वर्शन फैक्टर। तो व्हाट विल डू, x/2 इक्वल्स टू 35/7। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 लीटर। कितना लीटर लगेगा मुझे? 10 लीटर इथेन लगेगा 35 लीटर ऑक्सीजन को कंबस मतलब के साथ कंबस करने के लिए। y कितना मिलेगा देखो, y/4 इज इक्वल्स टू अगेन 35/7, तो y इज इक्वल्स टू 20 लीटर। समझ में आ रहा है क्या? ये 7 5 हो गया, 4 उधर चला गया तो 4 5 20 होता है। इतना मैथ्स आपको आता होगा ऐसे मैं एज्यूम करता हूँ, नहीं आता तो मेरे 8 से मैथ्स की वीडियो भी है, वो भी चेक कर लेना, ठीक है। ओके, सो दिस वन इज z/6 बिकॉज आई एम अपलोडिंग फ्रॉम 8th क्लास टू 12th क्लास ना, 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के मैथ्स और साइंस के सारे वीडियो आ रहे हैं नेट पर मेरे, तो जल्दी से चेक करो अगर आपको ये नहीं आता है तो। ये वैसे ये चैप्टर आने का है। तो z/6 इज इक्वल्स टू 35/7 अगेन 6 5 तो z इज इक्वल टू 30 लीटर। बात समझ में आई? ये हुआ मतलब नॉर्मल कन्वर्शन। लेकिन देखो अगर यहाँ पर मोल्स में हमें वैल्यू दी होती, अगर मोल्स में वैल्यू दी होती तो हमें क्या करना पड़ता, इसकी वैल्यू हम मोल्स में निकालते हैं और मोल्स को फिर हम कन्वर्ट करते वॉल्यूम में, कि अगर 10 मोल से तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मोल से तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मोल से तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आई इतनी? तो दिस वन इज अबाउट द स्टोइकोमेट्रिक। पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। एक पॉइंट बचा है लिमिटिंग रिएजेंट का। अब देखो बस उसमें और इसके डिफरेंस क्या है।
यहाँ पर क्या होता था, नॉर्मल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्वेश्चन में क्या होगा कि जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उसमें से सिर्फ आपको एक ही चीज दी रहती है और बाकी निकालने के लिए बोलता है, या बाकी में से किसी को भी निकालने बोल सकता है, या तो x बोलेगा, या तो y, या तो फिर z, कोई एक निकालने बोलेगा या तीनों के तीनों निकालने बोलेगा। बात समझ में आ रही है? बट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन रहेगी। कितनी वैल्यू गिवन रहेगी? एक। अब लिमिटिंग रीजन वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा, मतलब आपको पहचानना कैसा है कि वो लिमिटिंग रीजन वाला है या नॉर्मल क्वेश्चन है। तो उसको कैसे पहचानेंगे, आपको एक वैल्यू नहीं, एक साथ दो वैल्यू दी रहेगी, या तो ये दोनों दिया रहेगा, या तो ये और ये दिया रहेगा, ये और ये दिया रहेगा, और बोलेगा बीच की टर्म निकालो। तो वो कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको लिखो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन द लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन। साथ में मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक का भी क्वेश्चन आ जाएगा, लिमिटिंग रीजन का भी आ जाएगा। लिमिटिंग रीजन का मतलब डेफिनेशन आप बुक से देख लेना क्या होता है, जिसमें यहाँ पे मतलब समझाता हूँ, उसके बाद देखते अगर टाइम परमिट करते हैं तो लिमिटिंग रीजन का डेफिनेशन भी लिख लेंगे। बट फर्स्ट थिंग हम प्रॉब्लम सॉल्व करने पे जाते हैं कि लिमिटिंग रीजन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने एक ट्रिक आपको बताई सबसे पहला कि अब देखो ये स्टोइकियोमेट्री वाला क्वेश्चन है जिसमें मास वास दिया है, कैलकुलेट द सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते चलो। 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स एंड प्रोड्यूस अमोनिया। एक रिएक्शन दी है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो चलो सॉल्यूशन में एक रिएक्शन दी हुई है तो मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया NH3, और सबके सब गैस फॉर्म में। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, दिया ही हमको क्वेश्चन में, GG बना हुआ है, GG है तो जीजा जी नहीं बनाना, उसको GG रहने देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। ठीक है, अब हमें बोला है कि सबसे पहले ओके तो रिएक्शन है तो बैलेंस करेंगे उसको, राइट, बैलेंस करेंगे, मतलब मैं ही भूल गया था बैलेंस करना है। चलो 2 है यहाँ पर, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 2 बैलेंस हो गया, 2 3 तो यहाँ पर मुझे 3 लगाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस भी हो गया, मतलब हमने सारे स्टेप फॉलो कर लिए जो हमारे स्टैंडर्ड रूल्स थे। चलो अब हम लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें दोनों दिए हुए हैं, देखो कमाल का क्वेश्चन कि आपको नाइट्रोजन दिया है, 50 kg नाइट्रोजन है मेरे पास में, ये क्वेश्चन वैल्यू याद रखो, ये मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू में। स्टैंडर्ड वैल्यू हम स्टोइकियोमेट्री से लेते हैं, ये क्वेश्चन वैल्यू है। बात समझ में आ रही? ऐसा लिखोगे कोई गलत नहीं देगा, ध्यान में रखना, इसके कोई मार्क्स कट नहीं होते। ये 50 kg हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में, 10 kg। अब आप बोलोगे सर अब तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें कोई एक ही दिया होता था और हम बाकी के आंसर निकालते थे, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको एक से ज़्यादा की वैल्यू दी है तो वो क्वेश्चन हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट का। किसका हो जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट का। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, कि अगर हम खाना खा रहे हैं, मतलब सभी जन खाना खाते हैं इसलिए बता रहा हूँ एग्जांपल, मोस्टली तो खाते ही होंगे ना सब जन खाना, है ना, एलियन तो नहीं है कोई यहाँ पे, या राइट। सो हम जब खाना खाते हैं, सपोज एग्जांपल रोटी है और सब्जी है, रोटी है और सब्जी है, तो एक रोटी के लिए जितनी सब्जी लगती है उतना हम खा लेते हैं, कि मतलब एक रोटी है उसके हिसाब से मेरे पास सब्जी है, मैंने खा लिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास रोटी एक है और सब्जी है 2 रोटी लाइक खाने की, तो क्या होगा, क्या मैं पूरी सब्जी खा लूँगा? क्या मैं पूरा गंजी, मतलब अगर मेरे पास पूरी बर्तन भर के सब्जी है तो पूरी एक रोटी में पूरी सब्जी खा लूँगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जितनी एक रोटी को सब्जी लगती है उतना ही खाऊंगा या नहीं खाऊंगा? चलो उल्टा कर लेते हैं। अब कर लेते हैं, मेरे पास में सब्जी एक रोटी की है और मेरे पास रोटी 2 है, तो क्या मैं 2 रोटी खा लूँगा सब्जी में, एक रोटी की सब्जी में? नहीं खा सकते, खा भी सकते हैं बट इट इज डिफिकल्ट हो जाएगा ना। आइडियल कंडीशन, लेट अज्यूम कि आइडियल कंडीशन कि मैं एक रोटी के साथ उतना ही खाता हूँ, उससे मतलब कम रहेगी तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा। अज्यूम आइडियल कंडीशन से हम लोग आइडियल चीज़ों की बात करें, तो 2 रोटी है लेकिन सब्जी मेरे पास एक रोटी खाने लायक ही है, तो मैं खा पाऊंगा क्या? नहीं खा पाऊंगा, मतलब सिर्फ एक ही रोटी खा पाऊंगा, एक रोटी बच जाएगी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी। क्या होगा कि आपको 2 सब्सटेंस का मास दिया हुआ है या 2 सब्सटेंस की क्वांटिटी दी हुई है। क्या दी हुई है हमको? दोनों सब्सटेंस की। पहले सिर्फ एक सब्सटेंस की क्वांटिटी देते थे, या तो मोल्स, मास, कुछ भी दिया रहेगा, बट इनमें से एक कम रहेगा। क्या रहेगा? इनमें से कम रहेगा, इनमें से एक कम रहेगा। वो आपको पहचानना पड़ेगा, पहले वो आपको पहचानना पड़ेगा। और अभी मैंने क्या बताया था, देखो 2 रोटी है और सब्जी एक ही लायक है, तो खत्म क्या होता है, सब्जी पूरी खत्म होती है लेकिन रोटी बच जाती है, क्यों? रोटी एक्स्ट्रा है। तो इसमें से जो कम रहेगा
हुज वैल्यू इज लेस दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। जिसकी वैल्यू कम रहेगी, जिसकी क्वांटिटी कम रहेगी, वो रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट, और हमारा जो आंसर बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट से ही बनेगा। याद रखना, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही सॉल्व करना है, बाकी का एक्स्ट्रा है ना। जैसे मैंने बताया कि 2 रोटी, तो रोटी बच जाएगी, वो एक्स्ट्रा है। अगर मैं रोटी के हिसाब से कैलकुलेशन करता तो सब्जी मेरी ज्यादा आ जाती। बात समझ में आ रही है? तो आपको कैलकुलेशन किसके हिसाब से करना है? लिमिटिंग रिएजेंट। पहला आपको चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब आप बोलोगे सर इसको चेक कैसे करें? तो चेक करने का बहुत आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड, अगर मैं मास, देखो मास में, तो मैं स्टैंडर्ड किस में लिखूंगा? मास में लिखूंगा। नाइट्रोजन का मास कितना होगा? 2 × 14 28 ग्राम। चलो अब ये केजी में लिखा है इसलिए मैं केजी में लिख रहा हूँ, अगर ये ग्राम में होता तो ग्राम में। स्टैंडर्ड समझो, क्योंकि हम रेशियो लेने वाले, केजी केजी कैंसिल हो जाएगा। सी हम रेशियो में जब सॉल्व करते तो कोई यूनिट का उतना फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? तो नाइट्रोजन का मैं मास लेता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैंडर्ड मास लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड इज 14 × 2 = 28 ग्राम। बात समझ में आई? हाइड्रोजन का 3 × 2 = 6 ग्राम। सॉरी, अब यहाँ पर केजी में, इसलिए मैं केजी में लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अमोनिया का भी स्टैंडर्ड लिख देते हैं। टोटल अमोनिया का मास होता है 14 + 3 17 17 × 2 = 34 kg। इतना समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी इसमें? हमको ये तो निकालना है, लेकिन ये निकालने के पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। मैंने क्या बताया? लिमिटिंग रिएजेंट इज द substance whose quantity is less। याद रखना, limiting reagent is the substance in the reaction whose quantity is less as compared to other और as compared to standard value। इतना समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या लेंगे कि हम इसके साथ सॉल्व करके देखेंगे। सिर्फ इसको लेने का, एक किसी एक को लेकर देखो, 50 को लेकर देखो। मतलब मैं करता हूँ कि नाइट्रोजन को लेकर देखता हूँ। नाइट्रोजन के लिए मैं ये दोनों आंसर निकालता हूँ। इसका आंसर निकालता हूँ हाइड्रोजन का। कैसे निकालेंगे? इसको हम x ले लेंगे। ये समझो कि ये नहीं है हमारे पास में, ये समझो कि नहीं है मेरे पास में, तो मैं क्या लूँगा? 50 / 28 = x डिवाइड बाय, हमारे पास ये स्टैंडर्ड कितना है? 6 है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 50 / 28 × 6 कितना आएगा वैल्यू? कैलकुलेट कर सकते हैं इसको हम लोग। एग्जैक्ट वैल्यू 3 14 25 7, x = 75/7। x = आएगा हमारे पास में 0.7 समथिंग, 10.7 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है? 10.7 ग्राम। देखो सही है कि गलत है? सही है। तो देखो कि अगर मैं 50 kg लेता हूँ, अगर मैं 50 kg नाइट्रोजन लेता हूँ, तो उसको रिएक्ट करने के लिए मुझे 10.7 kg, मतलब अब यूनिट लिख लेता केजी में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन केजी में दिया है इसलिए केजी। ग्राम में होता तो ग्राम में। तो मुझे 10.7 kg चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 10 kg। तो 10.7 की जगह पे अगर 10 kg रहेगा तो चलेगा क्या? तो ये हुआ हमारा लिमिटिंग रीजन। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? बिकॉज जब मैंने 50 के लिए सॉल्व किया तब मुझे हाइड्रोजन कितना लग रहा था? 10.7। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? ओके, फिर से बता रहा हूँ। क्या किया हमने? हम जो नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि हमें एक वैल्यू दिया होता था, हम बाकी की वैल्यू निकालते थे, तो इसमें भी वही करना है कि इन दोनों में से आप किसी के लिए भी सॉल्व करो। इन दोनों में से किसी के लिए भी सॉल्व करो। कैसे? कि मैंने क्या किया, 50 दिया हुआ, ऐसे अज्यूम किया कि 50 दिया और ये नहीं दिया है, तो मैंने इसको x ले लिया। तो क्वेश्चन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, वही किया मैंने। x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू आ रही है 10.7। इसका मतलब अगर मुझे 50 kg नाइट्रोजन रिएक्ट करना है तो उसके लिए मुझे 10.7 kg हाइड्रोजन लगेगा, बट यहाँ पर तो 10.7 नहीं दिया है, कम दिया। इसका मतलब ये जो कम होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। बात समझ में आई? अब देखो, अब आप बोलोगे सर मैंने बोला कि इनमें से किसी के लिए भी सॉल्व करो, तो मैंने अभी नाइट्रोजन से सॉल्व करके दिखाया, मैं इसको ही हाइड्रोजन से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे आंसर आता है। अब क्या करो, आप हाइड्रोजन को अज्यूम करो, मतलब इसको मैं इसको पकड़ो कि ये क्वेश्चन में गिवन है और ये नहीं पता मुझे, ये क्वेश्चन में नहीं दिया, इसको हम x पकड़ लेते या y पकड़ लेते। चलो इसको y पकड़ लेते, तो y डिवाइड बाय 28 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाय 6 इंटू 28। बात समझ में आई क्या? यही लिखा है ना, 10 डिवाइड बाय 6 10 डिवाइड बाय 6 x डिवाइड बाय 28। मतलब मैंने समझा कि नाइट्रोजन नहीं दिया है, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे पता चल गया था, बट मैं आपको समझ में आया इसलिए मैं वो भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 हो गया 3, 5 इंटू इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं
140 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 46.66 kg। समझ में आ रहा है क्या ये बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 10 kg हाइड्रोजन है, अगर मेरे पास 10 kg हाइड्रोजन है तो मुझे नाइट्रोजन कितना लगने वाला है? 46.66। इसका मतलब नाइट्रोजन ज्यादा दिया है कि कम दिया है? ज्यादा दिया है। इसलिए जो ज्यादा होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता, जो कम होता है। तो इसका मतलब हमारा कम कौन सा हुआ? अब देखो इसमें से क्या मिला, इसमें से मुझे क्या प्रूफ हुआ कि नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 46.66 इज रिक्वायर्ड, है ना? तो गिवन कितना है? गिवन नाइट्रोजन इज 50 kg, सो गिवन इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, बोल सकता हूँ मैं। सो देयरफॉर नाइट्रोजन इज एक्सेस, जो ज्यादा रहेगा उसको हम एक्सेस बोलेंगे। जो ज्यादा मतलब गिवन कितना है? गिवन ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, गिवन ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज एक्सेस। इसका ही मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग। ये समझा क्या? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग। और उसकी जगह अगर देखो आपको सॉल्व इन दोनों में से कोई एक ही करना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ये वैसे सॉल्व करता तो मैं लिखता यहाँ पर हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन कितना है हमारा 10.7 kg, तो रिक्वायर्ड हो गया ये वाली क्वांटिटी। देखो अगर नाइट्रोजन में 50 kg लेता तो मुझे हाइड्रोजन कितना लगने वाला था? 10.7 kg। बात समझ में आ रही? क्योंकि मैंने नाइट्रोजन 50 लेके सॉल्व किया था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना लग रहा था? 10.7। गिवन हाइड्रोजन कितना था? गिवन हाइड्रोजन इज 10 kg, सो गिवन इज लेस देन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड से कम है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग। अगर कम है तो लिमिटिंग, कम है तो लिमिटिंग, और अगर दूसरा ज़्यादा है तो एक एक्सेस है तो उसका अपोजिट वाला ही लिमिटिंग होगा। बात समझ में आ रही है? दोनों वे से आप निकाल सकते हो। और आंसर क्या निकालना था हमको? हाउ मच अमोनिया इज प्रोड्यूस, तो अमोनिया प्रोड्यूस। और मैंने क्या बताया कि जो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा उससे सॉल्व करेंगे। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट हमारा हो गया हाइड्रोजन, दिस वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैन यू सॉल्व दिस वन? क्या करेंगे हम? इसको x ले लेंगे, इसको मैं x ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x/34। चलो इसको मैं z ले लेता हूँ क्योंकि x y हो गया है, तो z/34 इज इक्वल्स टू ये वैल्यू 10/6। क्या बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आ रहा है? तो ये 34 उस साइड चले जाएगा, 34 उस साइड चले जाएगा, तो क्या होगा? अब दिस वन यू कैन सॉल्व। z का वैल्यू कितना है? जस्ट टेल मी फास्टली। 34 इधर गया, z is equals to 66.6 ग्राम kg, 66.6 kg। इज इट करेक्ट? करेक्ट है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? करेक्ट है ना? ओके, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है, क्या होता है? बहुत सिंपल तरीका है ये निकालने का। अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड दिए होंगे, लेकिन मुझे ये सबसे सिंपल तरीका लगता है। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, आप इट्स योर वे, सी इट्स योर वे, ठीक है। इट्स योर वे हाउ टू फाइंड आउट। सी हियर, देखो आपको लिमिटिंग, सबसे पहले हमने क्या किया? लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन कैसे पहचाना है? कमिंग बैक टू हियर, वापस क्वेश्चन में आते हैं कि आपको दो चीज दी रहेगी। अगर कोई एक ही दिया है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तब तो लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत ही नहीं है। एक ही दिया है, बाकी तो हम एक्स वाई लेके निकाल देते हैं, है कि नहीं? अगर दो वैल्यू दी तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट इस तरीके से निकालना पड़ेगा। क्या करते हैं हम? एक को लेकर सॉल्व करते हैं, एक एक्सेस आता है, दूसरा लिमिटिंग आता है। समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी है, कोई परेशानी? सो दिस वन इज 56, यहाँ 56 आ रहा है, यहाँ पर 56 kg, 56.1 kg। ओके, दैट इज द आंसर, दैट इज मैथमेटिकल पार्ट, वो मैथमेटिकल पार्ट है। बट इंपॉर्टेंट इज कि कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि हाउ वी सॉल्व। तो अगर हमारे पास दो चीज की दो क्वांटिटी गिवन है तो हम क्या करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। एक एक्सेस निकलता है और एक लिमिटिंग रिएजेंट रहता है। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछा, अब डेफिनेशन मैंने नहीं बताया, टॉपिक लिखना चाहिए था लिमिटिंग रिएजेंट, बट इसमें ही हम समझते कि लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? इन अ केमिकल रिएक्शन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन लेस क्वांटिटी एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किसके कंपैरिजन में? स्टैंडर्ड की कंपैरिजन में, क्योंकि ये हमने स्टैंडर्ड निकाला 10.7, तो इट इज लेस एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएक्शन होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि देखो मेरे पास 10 रोटी है लेकिन सब्जी एक ही रोटी की खाने लायक है, तो मैं 10 की 10 रोटी नहीं खा सकता, 9 रोटी बच जाएगी, सिर्फ एक ही रोटी खत्म होगी। वैसे ही यहाँ पर कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पर 1000 kg भी ले लूँ, यहाँ पर मैं 1000 kg भी ले लूँ, लेकिन ये 10 kg है, तो रिएक्शन 10 kg के हिसाब से चलेगा। बात समझ में आ गई?
बाकी का अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट आर द रिमेनिंग मिक्सचर। क्वेश्चन कैसा ट्रिकी आता है कि व्हाट इज द रिमेनिंग मिक्सचर, कि बचा क्या है इस रिएक्शन में, बचा क्या होगा, कि इस रिएक्शन का अगर मैं बॉक्स देखूंगा तो इसमें क्या क्या मिलेगा। तो आपको इसमें आंसर देखो, ये तो मिल गया मुझे, यहाँ पर ये मिला, कितना मिला 56.1 kg, ये मिला मुझे 56.1 kg। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन जो एक्सेस रिएजेंट ये पूरा खत्म नहीं होता। जैसे रोटी बच गई थी हमारी तो एक्सेस रिएजेंट खत्म नहीं होता, तो एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्ट हुआ उसके लिए हम ये सॉल्व कर चुके हैं। कितना रिएक्ट होगा, 46.66 रिएक्ट होगा, बचा कितना, तो आपको 50 में से निकालना पड़ेगा, 50 में से 46.66 निकालेंगे तो समथिंग 4.33 कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेटली 4.33 kg। सो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रिएक्शन मिक्सचर, हाँ 3.33 समथिंग इज कमिंग, या 3.33, तो व्हाट इज द रिएक्शन मिक्सचर प्रेजेंट आफ्टर द रिएक्शन, तो आप बोलेंगे कि इन दैट 3.33 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 56.1 kg ऑफ अमोनिया। बात समझ में आ गई, कोई डिफिकल्टी यहाँ पर, कोई परेशानी है? आई थिंक सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे और वीडियो पसंद आया होगा, मेरे ख्याल से तो पसंद ही आया होगा। पसंद आया तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करना है, और अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जिसको भी शेयर कर सकते हो सबके साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।